10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों हो जाओ तैयार, क्योंकि बोर्ड के पेपर में करने वाले हम लोग धुरंधर प्रहार। ठीक है भाई, धुरंधर प्रहार का ये पहला वीडियो है डे फर्स्ट का, जिसमें हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं भाई। देखिए फरवरी चल रहा है और आपका जो एग्जाम है वो बचे हुए कुछ दिन हैं, मतलब 20 से 25 दिन आपके पास है। और इस 20 से 25 दिन में जितना आप मेहनत कर रहे हैं वही आपके पेपर में आपको फल मिलेगा भाई। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट बात है भाई, अगर आप पुरुष हैं और किसी महिला मित्र के चक्कर में हैं या फिर पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको किनारे कर दीजिए। कब तक के लिए सर? जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो जाता है सर। ठीक है, और अगर आप महिला मित्र हैं तो अपने किसी पुरुष मित्र को जो आपसे वार्तालाप चल रही है उनको दूर कर दीजिए। कब तक? जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाए। ठीक है, ये अगर आप कर लेते हैं तो थोड़ा फोकस कर लेंगे पढ़ाई पे भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है भाई, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, लगभग आपको बतानी है। एक चीज और बता देते हैं भाई, ये जो क्वेश्चन है किसी भी टीचर का कॉपीड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो किसी गूगल से या फिर किसी फिर एआई से नहीं लिया गया है, ये एनसीईआरटी बुक को पढ़ा गया है और बहुत अच्छे से सोच समझकर ये प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके पास है भैया कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग में, मतलब अगर आपको किसी वस्तु को देखना है तो वो लगभग कितनी दूरी तक होना चाहिए। अगर आपके आंख के पास कोई वस्तु ला देंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, तो जो मिनिमम दूरी होनी चाहिए भाई वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए भैया 25 सेंटीमीटर। कितना होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर भाई। सी ऑप्शन, पहले का सी ऑप्शन टिक करो, 1 नंबर पाओ। चलो भैया दूसरा प्रश्न लिखा है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी है? ठीक है, मतलब कोई विद्युत बल्ब है जिसका अनुमतांक है भाई 220 वोल्ट और 100 वाट। ठीक है भैया, तो विभवांतर किसका मात्रक होता है भाई? विभवांतर मात्रक होता है, सॉरी वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। तो विभवांतर V की वैल्यू कितनी दी है? 220 वोल्ट। और शक्ति कितना दिया है भाई? P बराबर 100 वाट। ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए उपभुक्त शक्ति, शक्ति बतानी भाई। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। अगर हम इसमें लगाते भाई P बराबर V इंटू आई, तो P बराबर वी आई कितना आएगा? P बराबर V इंटू आई। अच्छा P पता है, V पता है, P पता है, I निकाल लेंगे। जी सर I निकालेंगे। I की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन में V। ठीक है भैया, और P की वैल्यू कितनी है? 100। P की वैल्यू है 100 और V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है सर 220। इसको कटा दिया तो कितना आ गया भाई? 10/22। 10/22 एम्पियर। ठीक है मतलब इस बल्ब का हम क्या निकाल लिए? धारा, मतलब ये इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? तो 10/22। लेकिन हमको क्या निकालना है? कह रहा है सर इसको 110 वोल्ट पर क्या किया जाता है? प्रचलित करते हैं तो शक्ति कितना होगा? तो फिर से भाई शक्ति निकाल देंगे। P बराबर V इंटू आई। V की वैल्यू कितनी है? अब V की वैल्यू है सर 110 और I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू है 10/22। सॉल्व करो भाई इसको, देखो कितना आ जाएगा। 11 दूना के 22 और 2 पचे में 10 और 10 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 वाट। ठीक है, कितना आएगा भैया? 50 वाट। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन टिक करो भाई, 1 नंबर पाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है भैया, अगर आपको कोई 1 कूलाम का आवेश दिया जाए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये आपको बताना है भैया। देखो सुनो भाई, सुनो ध्यान से। कह रहा है कि आवेश कितना होना चाहिए? 1 कूलाम का, मतलब Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम। कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? E की वैल्यू सर वो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। और आप एक पढ़े होंगे फॉर्मूला सर, Q बराबर होता है N इंटू E। हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो E को डिवाइड कर लो, N बराबर हो जाएगा Q अपॉन में E। ठीक है भैया, N बराबर Q अपॉन में E। Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है 1 और E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू है सर 1.6 इंटू 10 के पावर में -19। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे भाई,
यहाँ पे 100 का गुणा कर लेते हैं, ऊपर नीचे 100 का गुणा किया तो नीचे भी 100 का गुणा कर लेंगे, तो 100 का गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 16 में 100 को गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा, और 10 के पावर -19, 0 से 0 कट गया भाई। अब इसको भगाओ, मतलब भाग करो, देखो कितना आता है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 10 गुणे 10 के घाते 19 बटे में, देखो 10 के घाते -19 भाई नीचे है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 10 के घाते 19, और ये कितना हो गया 16, एक 0 निकाल के इसके दो भाई, तो ये 100 गुणे 10 के घाते 18 बटे में 16, 4 से भगाओ भाई, 4 चौका 16 और 4 पचीसा में 100, ठीक है, 4 25, अब 25 को भाग दो, 4 छक 24, और कितना बचा भाई 4 छक 24, बचा कितना 1, दशमलव ले गए, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 6.25 गुणे 10 के घाते 18। देखो भाई इसमें 6.25 कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है 6 गुणे 10 के घाते 18 के टाइप का दिख रहा है ना, तो 6 गुणे 10 के घाते 18, ऑप्शन नंबर सी टिक करो और 1 नंबर पाओ भाई। देखो अगर आपके ऑप्शन में 6.25 होगा तो 6.25 टिक करेंगे भाई, लेकिन 6.25 नहीं है, 6 गुणे 10 के घाते 18 है, तो 6 गुणे 10 के घाते 18 करेंगे भाई, ठीक है। चलिए कराए किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। चलो भाई मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप अपनी किसी बाइक से जा रहे हैं और कोई पीछे से सुंदर महिला आपके पास आ रही है, पीछे से कोई सुंदर महिला आ रही है और आप उसको देखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपना जो आगे वाला शीशा होता है बाइक का उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसे एडजस्ट करते हैं कि वो महिला दिखने लगे, है ना। तो किस दर्पण का, मतलब उसका पूरा चेहरा अगर आपको देखना है तो किस दर्पण का प्रयोग करेंगे भाई, सर ये उत्तल दर्पण का, है ना, क्योंकि उत्तल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। चलो भैया, तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, तो सर उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है भाई। चलिए नेक्स्ट, जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। अब भाई देखो जरा दृष्टि दोष होता क्या है, जैसे आपके घर में कोई दादा या फिर दादी होंगी, तो कुछ दूर को वस्तु को देखने के लिए ऐसे आंख ऐसे ऐसे करते हैं, चश्मा लगाए रहते हैं लेकिन ऐसे देखते हैं भाई, और किसी पास चीज को देखने के लिए ऐसे करते हैं, मतलब चश्मा या नाक पे लाते हैं। मतलब उसमें दोनों प्रकार का लेंस प्रयोग होता है, उत्तल लेंस भी प्रयोग होता है और अवतल लेंस भी प्रयोग होता है, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस को कंबाइन रूप से मिलाकर क्या बोलते हैं सर, द्विफोकसी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विफोकसी लेंस। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है भाई, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सी घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, खुद से ये प्रश्न बनाया गया और इस बार पेपर में ये रहेगा प्रश्न। लिखा है निम्नलिखित में कौन सी घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन सी घटना होती है सर, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं होता भाई, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखना, यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना भाई ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तारों का टिमटिमाना, सी ऑप्शन है भाई। चलिए 7वां क्वेश्चन है, किसी धारावाही कुंडली में n फेरे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो बताना है अगर किसी धारावाही कुंडली में अगर n फेरे हों तो उस मतलब कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वो कितना हो जाएगा। सर n गुना हो जाएगा, 1/n गुना हो जाएगा, या n² गुना हो जाएगा, या 1/n² गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा अगर किसी धारावाही कुंडली में अगर हम फेरों की संख्या बढ़ाते हैं भाई तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने 8वें प्रश्न। तो आ जाओ भाई 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है। ठीक है भाई, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को अगर आपको केंद्रित करना है तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझना भाई, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करना है तो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का काम कौन करेगा भैया, बताओ भाई, अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि अगर अवतल दर्पण में कोई किरण जा रही है समांतर तो वो किसी बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। ठीक है, केंद्रित करना मतलब किसी बिंदु पर मिलाना, तो किसी बिंदु पर मिलाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है,
अवतल दर्पण। ठीक है भाई, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9वां भाई, किसी विद्युत इस्त्री में प्रवाहित धारा होगी यदि इसमें 10 मिनट में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। ठीक है भाई, आपको बताना क्या है, वैद्युत धारा, और समय आपको दिया गया है, टी की वैल्यू कितनी दी है, 10 मिनट। लेकिन ध्यान से भैया, ध्यान से मेरे बाबू, ये मिनट में है भैया, मिनट में। आपको चाहिए किसमें, सेकंड में बाबू। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। अब आप लगाइए क्वेश्चन, क्या करना है भाई, विद्युत धारा की गणना कीजिए, आवेश आपको दिया है। तो फॉर्मूला आपके पास होता है Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, Q बाई टी, और Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 300 और T की वैल्यू है 600। कटा दिया भाई, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 5 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। तो 0.5 एम्पियर भाई, सी ऑप्शन मारो, 1 नंबर पर टिक करो, आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, किसी गोलीय दर्पण तथा लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, दोनों उत्तल होंगे, दोनों अवतल होंगे, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा कि दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो ध्यान से सुनो भाई, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, लेकिन अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो भी ऋणात्मक होती है। इसका मतलब कि जो दोनों दर्पण हैं, मतलब एक दर्पण और एक लेंस जो हैं वो दोनों अवतल है। क्यों, क्योंकि दोनों अवतल जो रहता है तो उनकी फोकस दूरियां क्या होती है भाई, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, दोनों लेंस दोनों कैसे हैं, अवतल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 भाई, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा भाई, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो याद रखना है आपको याद रखना है भाई, लघु पतन के समय जो विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, लिखा है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अब आपको इसमें विद्युत ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, क्या होता है। तो देखिए P बराबर हमारे पास होता है W/T, P बराबर W/T। आपको क्या चाहिए, W, तो T को गुणे में लाइए, तो W बराबर हो जाएगा P × T। अब देखिए W मतलब कार्य का मात्रक वही होगा, कार्य मतलब जूल, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो शक्ति का मात्रक होगा और समय का मात्रक होगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है सर, वाट, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो वाट सेकंड। वैसे भाई वाट सेकंड को जूल बोला जाता है, लेकिन जूल हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो जो ऑप्शन में वही टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, वाट सेकंड। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई, वाट सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। मतलब किसी धारावाही चालक पर अगर बल रख रहा है भाई, तो उसकी जो दिशा होगी वो किस नियम द्वारा दी जाएगी। पहला है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फिर ओम का नियम। तो याद रखो भाई, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है वो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है, जबकि जो मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। ठीक है, बल की दिशा बताने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए कार्क स्क्रू नियम या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है, फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। तो याद रखो भाई, अगर आपको फोकस दूरी निकालना है भाई, फोकस दूरी, ठीक है, तो देखो फोकस दूरी किसमें भाई, सेंटीमीटर में है सारे। तो अगर आपको फोकस दूरी निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 100/P, और ये P क्या है भाई, क्षमता। याद रखना ये सेंटीमीटर में होगा भैया।
तो फोकस दूरी बराबर होता है 100 अपॉन में P। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 100 और P कितना है 1। तो ये मेरे पास कितना हो गया 100/1 कितना होगा भाई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी टिक करो भाई, 1 नंबर पाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है ओम का नियम, ओम के नियम अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ है। तो देखो भाई अगर आप ओम का नियम जानते हैं तो ओम का नियम आपके पास होता है, ध्यान से देखिएगा। ओम का नियम कहता है सर कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है, V बराबर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो आता है V बराबर R इंटू I। और ये R क्या होता है, ये R होता है सर प्रतिरोध। क्या होता है प्रतिरोध। तो याद रखिए इसको इस तरीके से देखेंगे, y बराबर ये m हो गया और ये x हो गया। y बराबर mx का एक ग्राफ होता है भाई। और अगर इस तरीके का अगर आपको कोई ग्राफ दिखे तो याद रखिएगा वो सरल रेखा होगा। कैसा होगा सरल रेखा। मतलब अगर आप यहाँ v रखते हैं और ये i रखते हैं तो जो ग्राफ होगा भाई वो क्या होगा एक सरल रेखा होगा। और इसकी जो प्रवणता होगी भाई कोण थीटा प्रवणता वो क्या देता है प्रतिरोध देता है। तो याद रखना है ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच अगर हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो वो जो ग्राफ होता है वो क्या होता है भाई एक सरल रेखा मिलता है हमको। कौन सा सरल रेखा। ठीक है भैया, तो कहीं भी सरल रेखा दिख रहा है, हाँ सर पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन टिक करो भाई, 1 नंबर पाओ और अपनी तैयारी को एकदम जोरों शोरों से लगा दो भाई। ठीक है, देखो भाई धुरंधर प्रहार का ये पहला वीडियो था एमसीक्यू का, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही सारे वीडियो आपको मिलेंगे, पढ़ते रहिए भैया क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए जय हिंद।